दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उसमें से अमर के चेले बर्क फिरंगी ने जफीर की सदा सुनी, फौरन अपने आप को उस्ताद के करीब पहुंचाया। कहा, उस्ताद खैरियत? अबे बर्क, हाँ क्या खबर लाए हो बे? यहाँ तो सब मामला उल्टा दिख रहा है। अरे बड़ा पहचाना उस्ताद, कोहिस्तान की फिजा पलट गई है। कोहियों ने कब्जा कर लिया है, जादूगरों ने कब्जा कर लिया है कोहियों के मुल्क पे, सबको निकाल दिया है। जादूगर खुद नहीं लड़ते हैं, कोही से कोही को लड़वाते हैं, कोही से कोही को मरवाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार दे के फौजी कमान दे दिए। और उस्ताद, जादूगरों ने ऐसा निजाम खल्क किया है कि अमन और चैन के लफ्ज अगर किसी की जबान पे आ जाए या आजादी का लफ्ज कोई तसव्वुर में भी ले आए, पकड़ के उसको डाटा बांध के कुएं में डाल देते हैं। अबे तो एक हकीम अमीर ने भेजा था इधर कोहियों की मदद के लिए, उसका क्या बना? उस्ताद, हकीम का हाल तो बहुत बुरा है। उसने सदा कोहियों की मदद की, बच्चों का इलाज किया, बूढ़ों को शफा बख्शी, कितने कोहियों को तालीम दी, कितने कोहियों को खुद हिकमत की तालीम दिलवाई। मगर जादूगरों ने उसे गिरफ्तार किया और न सिर्फ कोहियों का, पूरे मुल्क का दुश्मन करार दिया। खता उसकी ये थी, एक सजा याफ्ता नायार सरदार से अहवाल पूछने के लिए जेल में जाके मिलता था, और कभी जादूगर जिंदाबाद या जादूगर पाइंदाबाद का नारा नहीं लगाता था। बस चिढ़ के गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। बहुत खूब बेटा, ये तो मतलब ये है कि निसार मैत्री गलियों के वतन की जहां चलिए रस्मी के कोई नजर उठा के चले, कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। मैं अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशार, ये संगो खिश्त मुक़य्यद है और संगाज़ाद। बेटा आप तो इसकी कोई तदबीर करनी पड़ेगी। उस्ताद, आपने मुझे बहुत मौके से याद किया। कल एक बहुत बड़े साहिब बेअदील जादू की अदालत में उस हकीम के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। आप जानते नहीं उस्ताद, इन कमबख्त जादूगरों ने ऐसा शहर इजाद किया है कि जिसकी गिरफ्त में अगर कोई आ गया तो बच के निकलना नामुमकिन है। उस शहर को कानून कहते हैं, और कानून का तोड़ सिर्फ उस्ताद कानूनी से हो सकता है। पर मैं तो फिरंगी हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोकेगा। आजकल जादूगरों का अमला फिरंगियों को खुश करने के लिए सरकारी अंदरबाद हाजरीन, आपको कोई जहमत ना हो इसलिए मैं खाकी वर्दी ले आया हूँ, कल पहन के मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, तुम अपनी राह लो, मैं अपनी राह लेता हूँ। सुबह एक जगह पे मिलेंगे और फिर यहाँ से वहाँ चलेंगे और देखेंगे यहाँ क्या कारनामा अंजाम देना है। तो बर्क खुदा हाफिज करके एक तरफ गया और अमर दूसरी तरफ रवाना हुआ कि इस अरसे में रात तमाम हुई और साहिर मशरिक झोली जर्रारे शुआ के लिए चरखे शोबदाबाज पर आया, यानी सुबह हो गई। तो सुबह जब हुई, निकल आया मशरिक में जब आफताब, हुआ फिर से रोशन जहाने खराब। तो बर्क और अमर एक साथ मिलकर उस चार दीवारी की तरफ रवाना हुए जहां वो अदालत होनी थी। और रास्ते में चलते चलते बर्क से कहने लगा अमर कि बेटा, आज के दौर में चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, इश्क पोशीदा काफी नहीं। बेटा आज बाजार में पाबजौला चलो, बस अफशा चलो, मस्तो रक्सा चलो। यही सब बातें करते हुए उस चार दीवारी के अंदर दाखिल हुए। अभी दाखिल ही हुए थे कि दूर से अमर को एक अजीबो गरीब जबान में एक अजीबो गरीब आवाज आती हुई सुनाई दी। क्या दिनांक 6-5-7 को अथवा उसके पूर्व रेलवे स्टेशन रोड रायपुर, या केंद्रीय जेल रायपुर, या केंद्रीय जेल बिलासपुर, या होटल गीतांजलि रायपुर, या होटल महेंद्र रायपुर, या कटोरा तालाब रायपुर में अभियुक्त करने आतंकी और नक्सली गतिविधियों की विध्वंसक कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए समाचार पत्र, नक्सली साहित्य, लेखिकाएं, पत्रिकाएं, कैसेट, सीडी, कंप्यूटर, सीपीयू आदि इत्यादि या दुष्प्रचारण सामग्री, साधनों, संकेतों के द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार पर युद्ध किया या युद्ध करने का प्रयत्न किया या युद्ध करने का दुष्प्रेरण किया अथवा अभियुक्त करने, नक्सली एवं आतंकी कार्रवाइयों और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साधनों संकेतों द्वारा विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमान या अप्रीति प्रदीप्त करने का दुष्प्रेरण किया या प्रयत्न किया या राजद्रोह करने का आपराधिक षड्यंत्र किया या विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होते हुए उक्त विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए अभिप्राय की याचना किया या अभिप्राय प्रदान किया या अभिदान प्राप्त किया। अमर ने ये सुना तो बर्क से कहा, बेटा बर्क,
बेटा ये कौन सी जबान है जो हजरत ये तो सुनने में तो उर्दू की तरह लगती है, विदेशी अल्फाज घुसे हुए हैं। सरकार ये आधुनिक हिंदी है। तो वो कौन सी हिंदी थी जिसमें हमारे जिद्दे अमजद शायरी करते थे? उस्ताद को घुसपैठिया हिंदी थी। ये जादूगरों ने साफ पाक नफीस हिंदी बनाई। ये भारत सरकार क्या बना है? आजकल हिंदुस्तान को भारत सरकार कहती है। पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का कब्जा है। नहीं उस्ताद, भारत सरकार का कब्जा है। अथवा विधि विरुद्ध संगठन के सदस्य होते हुए उक्त विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए सम्मेलन या क्रियाकलापों में भाग लिया, या विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए भाग लेने का अभिधाय प्राप्त किया, या विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए अभिधाय प्राप्त करने की याचना आपराधिक षड्यंत्र कारित किया, या उक्त संगठन के प्रबंधन के लिए सहयोग किया, या उक्त विधि विरुद्ध संगठन के सहयोग के लिए कुछ बढ़ावा दिया, या बैठकों में हिस्सा लिया, या किसी और तरह से अपने आप को उसमें जोड़ा। अमर ने बख्श कहा, बेटा पर किसने क्या किया? क्या हो रहा है? इसको कोई रोकता क्यों नहीं बेटा? उस्ताद जो इसको रोक सकते हैं वो इस जबान ही नहीं जानते। अरे यहाँ जितने हैं सब बेज़बान हैं, सिर्फ फिरंगी गिटमिट जानते हैं। तो वो एक पसमानदा तबके का मुअर्रिख जिसे अमीर ने इधर भेजा था को हकीम की मदद के लिए, वो बलादे मशरिकिया से वो कुछ पुरबिया ज़बानें जानता है, वो कुछ हकीम की मदद, अमीर की हकीम की मदद क्यों नहीं करता? उस्ताद वो गाजी मियाँ का बिहार रचाने में फंसे हैं, और मसला ये है कि सेमेस्टर सिस्टम से फुर्सत ही नहीं मिलती। खामोश, अदालत जारी है। सारे इल्जामात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये शख्स गुनहगार है। पर चूंकि हम एक इंसाफ परस्त निजाम है, हम मुकदमे की कार्यवाही पूरी करना चाहेंगे। मैं सरकारी वकील से इस्तदआ करूंगा कि हुजूर आप मुकदमे की कार्यवाही जारी। जी हुजूर। हुजूर जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने दाढ़ी क्यों और उगाई थी तो मुलाई। दाढ़ी का जवाब दीजिए, दाढ़ी क्यों? दाढ़ी रखना कोई जुर्म है? नहीं, दाढ़ी रखना जुर्म नहीं है, पर जुर्म का परिचायक तो हो सकता है। एग्जैक्टली। हुजूर देखिए, मेरा कहना यह है कि ये ना तो मुसलमंडे हैं, ना सरदार, ना कोई गजेड़ी साधु। दाढ़ी क्यों, कैसे, किस लिए और क्यों कर? हुजूर सर्वविदित है कि इस समाज में जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो एक खास मानसिकता वाले तत्व होते हैं, और उनमें से अधिकतर विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमान या अप्रीति प्रतीत करने की चेष्टा करते रहते हैं। हुजूर अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, किस तरह के लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। ये संजय काट, ये शाहिद अमीन। हुजूर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई संस्कार युक्त, राष्ट्रभक्त, निष्ठावान ग्रामीण हिंदू कभी बिना बात के दाढ़ी रखता है? एक शहरी हिंदू दाढ़ी तभी रखता है जब वो अपने समाज से, अपने देश से, अपनी सरकार से असंतुष्ट हो। दाढ़ी रखने का ही मतलब है समाज से दुखी होना। मैं पूछता हूं हुजूर, 9% वाले ग्रोथ रेट वाले समाज से दुखी होने का मतलब ही क्या है? जो आज असंतुष्ट है वो कल अराजक होगा, परसों देशद्रोही होगा, नरसों राजद्रोही होगा, तरसों माओवादी हो जाएगा। हुजूर दाढ़ी ही निशान है, दाढ़ी ही पहचान है, दाढ़ी ही अभियोग है, दाढ़ी ही सबूत है। मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मैंने दाढ़ी क्यों रखी थी। हुजूर मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें अमेरिका में एक गोरे आदमी ने अपने मुंह के ऊपर कालिक पोत कर पूरे अमेरिका का सफर किया था, ये जानने के लिए कि नस्लवाद के साथ जीना क्या होता है। सन 91-92 में जिस तरह एम प्रदाय के लोग आतंकित थे,
मैंने इस किताब से प्रेरित होकर दाढ़ी उगाई और हिंदुस्तान का सफर किया और ये जानना चाहा कि शक के दायरे में रहकर जीना क्या होता है। देखिए देखिए, अरे ये बच्चा शरारती नहीं तो और क्या है हुजूर? हैं? हिंदू होकर मुसलमान होने का ढोंग करना। अरे कहाँ अमेरिका का नस्लवाद और कहाँ हमारा समाज, हमारे देश की मिलीजुली तहजीब, साझी शहादत, साझी विरासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं कहता हूँ हुजूर, ये झूठी हमदर्दी, ये पाखंड, ये नैतिकता विरोधी चीज हुजूर, अरे तुष्टीकरण का इससे बड़ा पुष्टिकरण कोई हो सकता है? और अगर रखी थी तो फिर मुंडाई। हाँ जी, जवाब है आपके पास, क्यों मुंडवाई?